अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके क्रीम पार्क में पेश आया इंतहाई हौलनाक वाक़या, जिसके अंदर मोहल्लेदार ने फायरिंग करके खातून समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया, जिसमें से एक लड़का अस्पताल जाके दम तोड़ गया। मोहल्लेदार ने क्यों इस खानदान के ऊपर फायरिंग की, इनका आपस में क्या लेना देना था, जिस खानदान के ऊपर फायरिंग की है उसका इस मुलजिम के हवाले से क्या कहना है, क्या पुलिस मुलजिम को ताहाल पकड़ सकी है, मोहल्लेदार इस हवाले से क्या सोचते हैं, और मुलजिम इस इलाके में कब से रह रहा था और इस तरह के वाक़यात क्यों रोनुमा हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। ये वो दुकान है जहाँ पे मुलजिम ने फायरिंग की थी और एक खातून और उसके 2 बेटे जख्मी हुए थे, जबकि मुलजिम का ये सामने वाला घर है। अगर कैमरामैन हाफिज आपको दिखा सके, हाफिज इमरान, तो मुलजिम इस घर में रहता है, बिल्कुल सामने दरवाज़ा है। और मोहल्लेदार भी ये आज के नहीं एक अरसे से थे, सिर्फ मुलजिम ने हाल ही में यहाँ पे ये घर खरीदा था। एक मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या वकूआ हुआ। चाचा जी, कौन बंदा है कि वकूआ होया सी? एक गुज्जर नामी आदमी है, लालू उर्फ लालू, शरीफ आदमी, सारे हर बंदे ने तंग करता सी। घरों निकलिया, वो बेचारा जुम्मा भर के आया वे, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ दुकानदारी कर रहा है, तो बाहर आके ਉਹਨੂੰ कहना की तकना होए, तो मुर्गे पिस्तौल कट के तो गोलियां मारनी शुरू कर दियां सू। माँ आई है, माँ ने कहा ना मार मेरे पुत्र नू, माँ ने भी गोलियां मारनी शुरू कर दियां सू। एडा जालम भी बंदा दुनिया दे ना होवे। तो की वजह की है? कोई इन्हां दी दुश्मनी? कोई वजह नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी किस्म की कोई वजह होवे तो बंदा कहे ना ये सैको पाउडर पींदा सी, शराब पींदा सी, पता नहीं नशे की हालती मारिया कि सही मारिया ने, की वजह सी, सानू कोई वजह नहीं। मोहल्लेदारां नू तंग करदा? हर महल्लेदार को तंग सन, कदी वो सब्जी वाले मारिया, कदी वो गोश्त वाले मारिया, कदी जरा ने अपना किराएदार गोश्त रखा सी उन्होंने अंदर वड़ के दो बारी वैपरा मारिया, ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਏ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਇਹ ਐ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। आप मोहल्लेदार की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिस घर के ऊपर ये क़यामत गुजरी है उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा बात हुई, क्या उस रोज़ हुआ कि मुलजिम ने इतनी अंधाधुंध फायरिंग की और इस घर का एक लड़का जो है उसको कत्ल कर दिया, माँ और बेटे को शदीद जख्मी किया। आप लोगों ने हाल ही में एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक मुलजिम जो है वो तैश में किसी दुकान के बाहर आके खड़ा होता है और आकर थोड़ी सी बहस तकरार होती है और उसके बाद वो अपने कपड़ों के नीचे से एक पिस्तौल निकालता है और अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। और उस फायरिंग के दौरान जहाँ पे वो लड़कों के ऊपर फायरिंग कर रहा है तो एक खातून दौड़ती हुई आती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, और वो शख्स उस खातून के ऊपर भी फायरिंग करता है और उसके बाद बासानी भरे बाज़ार में से फ़रार हो जाता है। ये वाक़या लाहौर के इलाके शफीकाबाद में पेश आया और शफीकाबाद का इलाका क्रीम पार्क है जहाँ के ये रिहायशी थे जिनके ऊपर ये फायरिंग की गई थी। ये फायरिंग किस शख्स ने की, क्यों इस फैमिली के ऊपर इतनी शदीद फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में कितने अफराद ज़ख्मी हुए और कितने जांबाग हुए, हम उस फैमिली के पास मौजूद हैं जिस फैमिली के ऊपर ये क़यामत गुजरी। हमारे साथ वो खातून भी मौजूद हैं जो सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि वो दौड़ती भी आती हैं और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं। उनको भी 2 गोलियां लगी हुई हैं, उनके एक बेटे को 3 गोलियां लगी हुई हैं, वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। जबकि इस जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसके मुद्दई भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खातून के सगे बेटे हैं। सबसे पहले हम खातून से बात करते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे, इनको क्योंकि ये दौड़ती भी आई थी और बड़ा
हीरोइक एक्ट था जिसके अंदर इन्होंने दौड़ते हुए आके वे अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ और ये कैसे आई। माँ जी, आपके घर के बाहर लगे कैमरे की सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि आप एकदम दौड़ती हुई आती हैं और एक शख्स फायरिंग कर रहा है और आप उस शख्स को आके रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आप पे भी सीधी फायरिंग कर देता है। इससे बोला मैं बाहर, वो कौन था शख्स, क्यों फायरिंग कर रहा वो आख्या हमसाया है। मैं दौड़ती गई हाँ बेटा, मेरे कान च आवाज पई है, मैं दौड़ती गई हाँ। मैं उन्हें कहा ना लालू ना, मेरे यतीम बच्चे ने गोली ना मारी, गोली ना मारी। ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਮ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਕਾ ਚਾਚੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਘੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਮਸਾਏ ਆਕਮ ਸਾਏ ਕਸਾਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? 80-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕੋਈ 80-70 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੇਟੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੋ? ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਵੇਰ ਵੜਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, 3 ਟਾਈਮ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਵੁਜ਼ੂ ਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋ ਪਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਲੱਤ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਲੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਜਰ ਮੁੜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸੇ? ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਦੌੜਦੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮਾਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੌੜਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਂ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ 2 ਰਾਈ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਹੇ ਕੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਗੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਖੁਲਾਣਾ ਢਿੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਹੈਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਪੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਵੇ ਦਾ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ। ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੱਕ ਲੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਚੱਕੀ ਦੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਉਂ? ਜ਼ਾਹਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਕੋਲ ਵੀ पूछ सकते हो, सारे मਹੱਲੇ ਦਾ ਜੀਣਾ हराम ਕੀਤਾ। आपका जो ये आप मुकदमा आपने दर्ज करवाया? हाँ जी। आप कितने नंबर पे हैं? जो फौत हुआ आपसे छोटा था बड़ा था? छोटा था। हुआ कि आपको क्या पता चला? उस दिन आप मौके पे मौजूद थे? मैं जब गोलियों की आवाज़ आई है ना मुझे, तो मैं बाहर भागा हूँ।
आप घर में ही थे? हाँ जी। अच्छा। मैं बाहर भागा हूँ तो मैंने आगे देखा है, वो इतनी देर में सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया था। वो भाई मेरे हाथों के अंदर ही था, मतलब मम्मी मुझे कह रही थी कि भाई को देखो, मुझे तो अम्मी की होश ही नहीं थी। मैंने कहा अम्मी अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, मगर अम्मी को भी फाइल लगे हुए थे, ठीक है। तो मैं क्या यार कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पढ़ा ਨੂੰ ਫੜਿਆ, अम्मी कहती यार हाफज ਨੂੰ ਵੇ ਬਲਾਲ ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਵੇ। मैं हाफज ਨੂੰ ਫੜਿਆ, उधर ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਹੱਥੇ ਕਿ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। साड़ी तो जिंदगी उन्हें ख़त्म करती, सीधी जड़ी गल है। बिलाल ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है क्या उस दिन हुआ था कि इतनी वो तैश में और इतनी फायरिंग कर दी? एडा कोई मसला नहीं होया, कोई मसला माँ जी एडा कोई मसला नहीं होया। ओदी सिर्फ आदत है, एक गरूर है, एक पैसा है, एक तकब्बुर है ओदे च। पैसा कहाँ से है? ठीक है, वो उसके बाप दादे ने कमाया हुआ है, उसके वालिद साहब ने, ठीक है। उसका वालिद साहब काफ़ी मतलब उसने स्ट्रगल किया है, ठीक है ना। तो उसका है बस ये ऐसे ही है, ये है ही शुरू से ये गंदा बंदा है। कितने बहन भाई है ये 2 बहन भाई। घर में कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? घर में ये अकेले ही रहता है, इसका बेटा रहता है अकेला घर में। ये बाहर निकलता है तो मोटरसाइकिल हमारे गाँव की कोई गाड़ी आ गया, गाँव वाला नहीं ये गाड़ी क्यों खड़ी की हुई इधर हैं फलाना ढिंगा। इसने बड़ी दफ़ा हमारे कस्टमर को भी गालियाँ निकाली हैं और हमने यही कहा चाचू आप हमारे बड़े हो, शुरू से आप इधर रहते हो, हम भी शुरू से इधर रहते हैं, हमारे दादे परदादे इधर रह रहे हैं, आपके भी रह रहे हैं, तो हम तो आपस में बड़े प्यार वाले जी हैं, तो हम आप ना हमसे बदतमीजी करो। मगर कोई उसका आगे से रिस्पॉन्स नहीं। वो यही है कि जब उसका दिल करता है ना, वो जिसको मर्जी गालियाँ निकाल लेता है। मोहल्ले में पहले किसी से लड़ाई वगैरह हुई है उसकी? सबके साथ हुई है। उसने अपने किराएदार जो सा उसका था, उसने किराएदार को अंदर शटर बंद करके उसको इतना मारा उसने कि आपकी सोच होगी कोई नहीं आगे आया छुड़ाने वाला, ठीक है। तो मोहल्लेदार क्यों उससे इतना डरते हैं? बस उसके पास असला ही इतना है, वो जब दिल करता है वो चला लेता है, उसके पास पैसा ही इतना है कि वो जिसको जो मर्जी करे वो। नहीं लेकिन वो रहता तो इधर ही है ना, ये लाकानूनियत तो नहीं है। पुलिस को कभी इतला नहीं हुई? पुलिस को अब हुई थी उस दिन इतला, ठीक है, बुलाया था पुलिस को हमने, ठीक है। ये खुद ही आगे हमारे साथ बदतमीजी की है उसने इबादत वाले दिन, ठीक है। खुद ही पुलिस वाले को बुला लिया, खुद ही पुलिस वाले को कह रहा है कि ये मुझे तंग करते हैं बच्चे। तो हमने कहा कि हम क्यों तंग करेंगे, आपको कोई मसला है तो हमें बताएं, हम माफ़ी मांग लेते हैं आपसे, ठीक है। वो पुलिस वाले ने कहा ये तो बच्चे हैं, वो कारोबार करते हैं, तो हमने तो सुबह उठना है, खाना खाना है, हमने दुकान खोलेंगे तो हम खाना खाएंगे, हमारी दुकान बंद है, जो हम पे आलम है इस दफ़ा हम क्या करें, हम किसको बताएं जाके, किसको कहें जाके। देखो जी ये वो दौड़ नहीं है कि हम किसी को कहेंगे यार ये है हो गया वो हो गया, हमारी दुकान बंद है। मेरी माँ समझ लो एक हिसाब की वो भी डेड बॉडी के हिसाब है, ठीक है, 4 पाई पे लेटी हुई है। भाई है वो भी अपाइच है, ठीक है, वो क्या पता उठे ना उठे उसका कोई पता नहीं। उसको कमर पे गोलियां लगी हैं, नीचे गोलियां लगी हैं उसको। मुकदमा किसने दर्ज करा आपने? हाँ जी मुकदमा मैंने दर्ज करवाया जी। एक ही बंदे? एक ही आई, अकेले ही है, एक ही के खिलाफ कराया। पुलिस ने क्या किया अब तक? पुलिस की कार्रवाई अब तक अच्छी है, ठीक है। हम SHO से और SP DSP से SP से बहुत अच्छे हैं, मुतासिर हैं, ठीक है। उन्होंने अपना काम अच्छे से करना है, मगर हम ये कहते हैं हमारा मुतालबा ये है कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ठीक है ना। हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हमें अपनी जान का खतरा है, हमें अपनी जान का खतरा, हमें अपनी वालदा का भी खतरा, जान का भी खतरा। हम क्या किसको बताएं, ना तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी है। अगर होना कि हमारे घर के बाहर आके डाला खड़ा हो गया या पुलिस वाले हमें उसने दिए हुए हैं कि आपके पास सिक्योरिटी है, आपको कोई तंग नहीं करेगा, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। किसी ने आपसे कोई रब्ता वगैरह किया है इस वाक़े के बाद? हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। उसकी फैमिली में से? नहीं उसकी फैमिली में से किसी ने रब्ता नहीं किया हमारे साथ। तो घर में जो लोग रहते थे, यानी आप तो कह रहे हैं कि 2 ही लोग होते थे, बाकी उसके माँ बाप वगैरह? माँ बाप हो तो हो गया, बस वो अकेला था, वो चला गया। और बेटा उसका पुलिस वो वाले कितना बड़ा ने था? पकड़ लिया था, इतना ज़्यादा उसका बेटा। तो वो पुलिस वाले ने पता नहीं किसको दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, जिनको दिया वो लाल। तो आपको लगता है कि आपका मुलजिम पकड़ा जाएगा, इंसाफ मिलेगा? इंसाफ इंशाल्लाह हमें मिलेगा, जैसी पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मगर हम ये कह रहे हैं, हमारा इमरान खान साहब से ये मुतालबा है, ठीक है, CCP रोड से, DSP से, SP से, SHO साहब से कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। काम तो वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं कि वो जो काम हफ्ते में करना है वो 1 दिन में करें। वो हमारी कोशिश ये है कि वो सुबह अभी घंटे बाद पकड़ा जाए, 2 मिनट बाद पकड़ा जाए, ताकि हमें सुकून हो, हमें भी दिल को तसल्ली हो कि हमें अब कोई खतरा नहीं है, हमें अब इंसाफ मिल के ही रहेगा। चलिए आप बताइएगा, जैसे ये लड़का भी बता रहे हैं, आपकी भाभी भी बता रही हैं कि वो इलाके में पहले भी, आप इस इलाके में रहते हैं? जी मेरे भतीजे हैं ये। हाँ हाँ।
भी कौन है काफ़ी वो अरसे बंदा? से रह रहे हैं इधर, हम भी, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले ही उसका वालिद, मेरा वालिद नहीं इस इलाके में। अभी माँ जी तो कह रही थी कि 2 साल हुए नहीं उनका। नहीं नहीं 2 साल पहले ये हमारे सामने शिफ्ट हुआ है, पहले ये दूसरी नुक्कड़ पे था। अच्छा। था इसी मोहल्ले में। इसके वालिदैन से बड़े अच्छे हमारे तल्लुक थे, हमारी बरादरी एक ही है, हम भी गुजर हैं, वो भी गुजर हैं। तो मेरे हाथों में इसकी शादी हुई है, सारे मेरे से छोटा है काफ़ी। जो ही ये इधर शिफ्ट हुए हैं ना, उसके बाद अल्लाह जानता क्या इसके दिमाग में चला है या क्या नहीं। अब हम इधर कहें कि जी नहीं जी बाप वो ऐसा रहा ऐसी फलाना, ये गलत है। एक आदमी चला गया दुनिया से, कहें कि यार वो ऐसा है। लास्ट टाइम भी इसका वालिद भी मरने से 10 मिनट पहले मेरे पास खड़ा था, सलाम दुआ, ये तो बता रहा है यार मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी। थोड़ी देर बाद बेचारा फोत हो गया। बड़ा अच्छा आदमी था, हमारे बड़े तल्लक थे आपस में, मोहल्लेदारी भी वैसे भी, बाकियों के भी सबके साथ है। ये जो है पता नहीं इसे क्या इसके जहन में आया, 1-2 बात अगर कोई तू मैं हुई है तो मैंने आगे मामला क्लियर कर दिया। मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, बच्चे ने तेरे यार छो खैर है। फिर भी इनको भी कहा यार कोई नहीं, ताड़ा चाचा यार फिर की होया, कोई गल नहीं, अगर कुछ कहता सुन। लास्ट टाइम जिस दिन ये वाक़या हुआ है, मैं 11 बजे इधर से निकला हूँ, मैंने जाना था कहीं आउट ऑफ सिटी। जुम्मा मैंने चीचावतनी जाके पढ़ा है, उधर पढ़ के ना, तो उधर बैठे हुए हैं अभी, एक आप जैसे दोस्त हैं उनके पास गए थे। यूँ ही पीछे से बच्चे ने फ़ोन किया कि जी वो ऐसे हो गया। मैंने बोला शायद, मैंने समझा शायद वैसे फायरिंग करेंगे या कोई बात नहीं यार हो जाता। मैंने दोस्तों को कहा जाओ ज़रा पता तो करो क्या हुआ क्या। उसके बाद 10 मिनट बाद उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे फायरिंग हुई है जैसे ये बच्चे बता रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा जी एक बच्चे की डेथ हो गई है। बस इतना सा वाक़या ऐसे पता चला हमें। उसके बाद वो फिर कैसे वहाँ से आए हैं, कैसे आपको पता है इतना लंबा सफ़र है, वो किस तरह तय किया है, तकलीफ नहीं जिस तरह क्या आप कुछ बता हुआ है। रहे हैं, जैसे ये लोग भी बता रहे हैं कि इलाके में उसकी रेपुटेशन ऐसी बन गई हुई हाँ थी जी। और 2-2.5 साल से वो इसी किस्म की इकदाम हाँ जी। कर रहा था, तो क्यों मोहल्लेदार इतना उससे खौफज़दा थे? जैसे आप कह रहे हैं उसका बाप तो बहुत शरीफ इंसान भाईजान था। यही बात है ना कि देखें बिलफर्ज अगर मेरे साथ कोई बात हुई है तो मैंने भी ये कह दिया है यार मैं तन नहीं वेख रहा, मैं तेरे प्यो ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। बस इसी तरह ही सारे एक दूसरे जो मुरवत में ही रहे हैं सारे। कभी पुलिस इन्वॉल्व नहीं हुई वाक़यात में? नहीं, तो क्या जरिया मुआश क्या उसका, कहाँ से खाता पीता, क्या करता है? प्रॉपर्टी है माशाल्लाह अच्छी खासी। इसका बाप बड़ा मेहनती आदमी था, वो दूध वगैरह का काम करता है, प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, आते हैं किराए वगैरह सिलसिला चलता है उनका। उसी वजह से ये हाँ, पहले खुद भी ये काम शाम ये बाप वाला करते हैं, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, वो उनका एक अपना ख्याल है या अपनी उनकी मर्जी है, वो अपना काम करें ना करें ये तो हम नहीं कह सकते। अब वो इलाके के क्यों- अंदर जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो मौजूद हैं यहाँ हाँ सारे? जी मौजूद है। तो क्या भाई बताते उसका हैं उसके ज़रा बारे में? पोस्ट है, उनमें से किसी ने रब्ता नहीं किया। हालांकि उनके साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुक हैं, लेकिन अफसोस है कि उनमें से किसी ने भी हमारे साथ रब्ता नहीं किया कि एज ए महल्लेदारी एज ए बरादरी होने के कि यार अच्छा नहीं हुआ जो भी हो। होता है ना कि इंसान वैसे अफसोस के लिए चलो मुझे उनसे ये गिला ज़रूर है। जिस तरह आपका बैठे हो। भतीजा बता रहा है कि इनको मसला है कि वो दोबारा आ सकता है, दोबारा ऐसा इकदाम कर सकता है, तो आप लोगों ने उसके लिए कुछ किया? मोहल्लेदारों ने कोई इकट्ठे होकर आप लोग गए हो पुलिस के पास, पुलिस को कहो कि यार ये हाँ, SHO साहब से बात हुई है, उन्होंने हमें काफ़ी तसल्ली दी है। दोस्त अखबार महल्लेदार सारे गए हैं, बातचीत हुई है, उन्होंने काफ़ी तसल्ली दी है कि हम लोग ऐसे करेंगे। अब SHO साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह थोड़े दिन ठहर जाएँ, आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। यानी कि जैसे वो 48 घंटे 72 घंटे ऐसा कोई टाइम, जो भी आपको मुझसे ज़्यादा पता है कैसे वो टाइम वगैरह देते हैं उस सिलसिले में। तो अभी लास्ट बात हुई थी मेरी DSP साहब से, तो उन्होंने कहा था जी इंशाल्लाह ताला आपको इंसाफ मिलेगा, आप बेफिक्र हो। ऐसी बात। माँ जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਦੀਦ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਏ, अच्छा आदमी है। और मैं ही चाहती हाँ कि जल्दी तो जल्दी इंसाफ अल्लाह ताला दे दवे। मेरे बच्चे यतीम ने, मेरे बच्चे रोजी कमा के खाने वाले ने, साड़ा कोई आसरा नहीं सवाए अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल तो। मेरे यतीम बच्चा कुरान हाफिज हो लै गया, मेरे नाल अच्छा तामन करके मैनू जल्दी तो जल्दी इनू अल्लाह पाक इनू मार सके। मेरे बच्चे कुछ नहीं कह सकते, मैं बच्चों की जिंदगी बेटा बचाना चाहती ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ हाँ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ बेटा ਕੀ ਕਹੋ? क्यों नहीं,
क्यों नहीं, मेरे यतीम बच्चे ने, मैं बड़ी मुश्किलों वाले ने, मैं 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲੂ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੱਕਣੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। मेरा दिल का टुकड़ा, मेरे अंदर मेरा हाफिज, मेरा शहजादा बेटा उन्हें छीन लिया मेरे को। बेटा मैं कभी जिंदगी च नहीं अपने बच्चे को भूल सकती जिन्ना तक जीवा दी। अज 3 दिन हो गए ने, 3 दिन हो गए ने मैनू नींद नहीं आई, 3 दिन हो गए ने मैनू नींद नहीं आई। अल्लाह लालू तेनों सारी जिंदगी तेरी औलाद ना मिले, तेरी औलाद ना मिले। मैं ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੜਫ ਚੱਲੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੜਫਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। बहरहाल मैं सिर्फ यही कहनी, अल्लाह सोने मेरा बच्चा तू लै जाती, मैं थोड़ा रमदी, मेरा बच्चा इस बदतमीज इंसान ने खड़े है। या बारी ताला नु तू पूछ ले, अल्लाह सोने तू पूछ ले, अल्लाह ताला हौसला दे। या बारी ताला। आप इस ख़ानदान के ऊपर जो गम का पहाड़ टूटा है और जो तकलीफ़ आई है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ खुद भी ज़ख्मी है, बड़ा बेटा भी ज़ख्मी है और एक बेटा जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। पैसे का नशा समझे या कुछ भी समझे या ताकत का नशा, कोई नशा नहीं किया उसने बेटा, उन्हें पैसे दा लेकिन गुरूर। उसने पैसे का गुरूर। लेकिन आप देखें कि उसने जिस तरह से CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि अंधाधुंध उसने फायरिंग की और फायरिंग जब ये माँ जी बाहर आई और उसको रोकने की कोशिश की तो उसने उसकी बदबख्ती का आलम ये देखेंगे, उसने इस बुज़ुर्ग माँ के ऊपर भी फायरिंग कर दी और इनको भी 2 गोलियां लगी और ये भी आप बेड रिडन है। पुलिस इनके मुताबिक कोशिश कर रही है गिरफ्तार करने की, लेकिन एक मुलजिम पुलिस से ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। IG पंजाब बड़ी बुलंदोबांग दावे करते हैं, लेकिन एक मुलजिम जो सरेआम मार्केट के अंदर फायरिंग करके बंदे को कत्ल करके चला गया है, कोई पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करने से कासिर है। माहिर नफ्सियात आमना अरशद हमारे साथ इससे मौजूद हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह के रवैये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और इंतहाई मामूली सी बात के ऊपर बात का बतंगड़ बना देना जो एक मुहावरा था वो बिल्कुल नज़र आता है कि कोई बात नहीं होती, हल्की सी तलकलामी होती है और उसके ऊपर मुलजिम जो है वो अपनी पिस्टल निकालता है, अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। और ये कोई पहली दफ़ा वाक़या जो है वो पेश नहीं आ रहा, लेकिन ये जो कई प्रोग्राम्स के अंदर हमने बात की है कि इलाके के अंदर लोग जो है वो अपनी चौधराहट कायम करने के लिए या अपनी यानी अना की तस्कीन के लिए लोगों को छोटा दिखाने के लिए इस किस्म के हरकतें करते रहते हैं, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है इंसानी दिमाग जो है वो इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इस किस्म के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है ये आमना से जानते हैं। आमना, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अमूमी हमारे रवैये जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और उन रवैयों के अंदर एक रवैया ये है कि हम मामूली सी बात पे तैश में आ जाते हैं और ऐसा इक़दाम उठा लेते हैं, ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे ना सिर्फ हम खुद को नुकसान देते हैं इन लॉन्गर टर्म, बल्कि जिसके साथ हमारी तल्ख कलामी या कोई बहस मुबासा होता है हम उससे भी उसको भी एक ऐसा उसका नुकसान कर देते हैं जो पूरी ज़िंदगी का रोग बन जाता है। क्या वजह है इसकी?
अच्छा, अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सी जहनी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत से रवैये इस किस्म के हो सकते हैं, जैसे बर्दाश्त में कमी होना, जो इस चीज़ को कॉज करते हैं। अगर हम जहनी बीमारियों की बात करें, जहनी मसाइल की बात करें, तो उसमें अक्सर अनडायग्नोस्ड चला जाता है कि लोगों को एंजाइटी होती है, घबराहट, परेशानी ज़्यादा होना, डिप्रेशन होना। फिर बहुत से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इस तरह के होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस तरह का होता है, जिसमें बचपन और लड़कपन से ही उनके अंदर ये एहसास पैदा ही नहीं होता कि हमने माशरे में को एग्जिस्ट करना है, रवादारी के साथ लोगों के साथ रहना है, जिस तरह उनके अपने हकूक़ हैं इसी तरह लोगों के भी हकूक़ हैं, और लोगों के साथ जो ज़्यादती है वो नुकसानदेह हो सकती है। उनके अंदर ये एहसास पैदा ही नहीं हो पाता। तो बहुत से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो इस किस्म के क्राइम्स को कॉज करते हैं, लेकिन वो नोस चले जाते हैं हमारे माशरे में क्योंकि अवेयरनेस उसकी ज़्यादा नहीं होती। फिर बहुत से रवैये इस किस्म के, जैसे बर्दाश्त में कमी होना, अपने से मुख्तलिफ नज़रिए को, मुख्तलिफ तौर अतवार को बर्दाश्त करने की कमी होना, ये भी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि वक्त के साथ साथ लोगों में डिवेल्प होती हैं, बढ़ती जाती हैं और फिर उन्हें इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जाती हैं कि उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि वो कोई एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं इसमें। हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ की तरफ लोग जो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अगर कोई किसी को ये भी कह दे कि यार तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर ये तब्दीली देखने में आ रही है, तो वो इस बात का भी बुरा बना जाता है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो बिल्कुल एक एंड स्टेज आ जाती है जहाँ पे आप उनको चीज़ें जो है मेडिसिन वगैरह बताती हैं, लेकिन जो आम साइकोलॉजिस्ट है जिनके पास जाके सिर्फ थेरेपी या जिनसे मशवरा करके आप अपने आप को बेहतर महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, हमारे माशरे में ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करी। इसकी क्या वजह है? अच्छा, एक तो हमारा जो एक कल्चर है शुरू से वो यही बना हुआ है कि जी दवाई मिलेगी तो ठीक होंगे। हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि सिर्फ बातचीत से ही, मुख्तलिफ रवैये में तब्दीलियाँ लाने से ही इंसान एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। एक शुरू से एक सोच और अकीदा बना हुआ है कि कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, उसकी दवाई मिलेगी तो ठीक होंगे। ये चीज़ वक्त के साथ साथ अब बहुत हद तक कम ज़रूर हो रही है, लेकिन आई थिंक कि अभी इसमें भी बहुत टाइम लगेगा कम होने में, और लोगों को ये चीज़ समझने में कि खाली थेरेपी जो है वो भी उनको हेल्प कर सकती है। बल्कि अक्सर डिसऑर्डर्स, अक्सर बीमारियाँ इस किस्म की होती हैं जहनी, जिसमें दवाई काम नहीं करती। बातचीत के ज़रिए ही, थेरेपी के ज़रिए ही उनके लिए जो है वो अफेक्टिव चीज़ें जनरेट की जा सकती हैं। जिस तरह से हमने जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो शख्स है, इसकी मोहल्ले के अंदर रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है। हर बंदे के साथ इसका लड़ाई झगड़ा हुआ। हमने मोहल्लेदार से बात की, ये जो ग्रीव फैमिली है इससे बात की, वो सारे यही कहते हैं कि ये मोहल्ले में आए रोज़ किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करता था। जब इंसान इस किस्म की हरकतें कर रहा होता, और सेकेंडली जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये इसकी शादी हुई थी, इसका 7-8 साल का बच्चा है, मोहल्लेदार कहते हैं, और वो भी इसने अपने पास रखा हुआ और बेगम को इसने छोड़ दिया हुआ है। इस किस्म का शख्स अगर खुद से नहीं ये जान पा रहा कि वो किसी मेंटल इलनेस के अंदर मुलविस है, तो लोग भी उसको नहीं बताते। इसकी क्या वजह है? और इस पर्टिकुलर बंदे की बात करें, उसका फिर इलाज कैसे मुमकिन है? अच्छा, इस तरह होता ये है कि इस किस्म के जो शख्स होते हैं जिनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, ना वो कभी इस चीज़ की तरफ आते हैं कि मेंटल इलनेस उनमें है, और लोग भी उनको नहीं बताते, उसकी एक मेन वजह जो ये होती है कि लोगों को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। बचपन से ही लेके बहुत सी चीज़ों को नॉर्मल समझते हैं वो, जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाना, गालम गलोच करना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बस इसकी आदत ऐसी है, इसका ये है ही ऐसा। इस किस्म के वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल करके वो उनको इस चीज़ को उनकी ज़ात का हिस्सा बना दिया जाता है। अक्सर औकात लोगों को खुद भी नहीं अवेयरनेस होती कि ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर किसी को होती भी है तो जिस तरह उस इंसान की पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑफेंड हो सकते हैं और कोई एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये इतनी मुश्किल इंसान है, इसके साथ क्या बातचीत करनी, तो चलो बस ज़िंदगी गुजर रही है, गुजारें इस तरह से। इतनी ज़्यादा चूँकि अवेयरनेस की कमी है तो एफ़र्ट ही नहीं पुट की जाती। दूसरी ये चीज़ कि उनको ठीक करना, अक्सर औकात ये होता है कि नफ्सियाती बीमारियां तो ऐसी होती हैं कि जब तक इंसान को ठीक नहीं होना चाहता, उसके लिए ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं।
हम फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूर करते हैं अगर वो लोगों को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब वो इतने ज़्यादा डेंजरस हो जाएं कि उनके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचे, तो फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। वो स्टेट करती है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट और पुलिस का काम होता है, लेकिन लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल सच नहीं किया। अब ये जो मुलजिम है ये 3 बंदों को इसने जख्मी किया, जिनमें से एक बंदा जो है वो मर गया है, और अभी जो फैमिली है जिसके ऊपर फायरिंग की, वो कहते हैं कि वो हमें खदशा है कि दोबारा कर सकता है। तो कितने % चांसेस आपको लगता है माहिर नफ्सियात होने के नाते कि वो दोबारा कर सकता है, इस किस्म का इक़दाम उठा सकता है, और लोग यानी वल्नरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है लोगों की इस शख्स से? नहीं, जितनी सी इन्फॉर्मेशन हमें इस केस से मिल रही है उससे तो यही शो होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पहले भी उसने जिस बात पर इस किस्म का कदम उठाया वो इंतहाई गैर मामूली सी थी। कोई आम इंसान होता वो सिर्फ बातचीत के ज़रिए उसका हल निकाल लेता। इतनी गैर मामूली बात पर जो इंसान इतना एक्सट्रीम कदम उठाता है कि वो एक पूरी फैमिली को ही जानी नुकसान पहुंचाता है, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी जहनी बीमारी से ज़रूर वो गुजर रहा है, और जब ये चीज़ मौजूद है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो दोबारा ऐसा करेगा, और शायद इससे भी ज़्यादा गैर मामूली बात पर ऐसा करे। तो यकीनन इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं होने के। मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे यानी हमारी सोसाइटी में स्टेट लेवल के ऊपर या इंडिविजुअल लेवल पर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? अब पहले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बिल भी पास हो रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ भी बन रही हैं इस हवाले से कि जो है हॉस्पिटलाइजेशन की जाए, असेसमेंट हो बहुत ज़्यादा, इस पर अब पहले से तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद होता जाएगा। और लोगों का रवैया कोई तब्दील हो रहा है, यानी जिस तरह हम अक्सर, जैसे मैंने भी पहले भी बात की, तज़किरा किया कि लोग इस चीज़ को अभी भी बड़ा एक स्टिग्मा रिलेटेड चीज़ है कि हम जाएंगे तो पता नहीं लोग हमें पागल कहना शुरू कर देंगे या कहेंगे कि यार ये नॉर्मल नहीं है। तो वो जो एक स्टिग्मा है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है? लोगों के रवैये चेंज हो रहे हैं? बिल्कुल, थोड़ी बहुत तब्दीली तो आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी जो है लोगों में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आती है, यानी अगर जो इस मसले से गुजरता है उसको थोड़ी समझ बूझ आती है, वो अपने आसपास वालों को थोड़ा सा बताता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अभी भी इसमें काम होने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम इसके रूट कॉज की तरफ ही जाएं कि बचपन से ही स्कूलिंग में ही इस किस्म की इंफॉर्मेशन देना, मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना, वहीं से अगर शुरू किया जाए, फिर पुलिस डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इसकी वर्कशॉप्स हों, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएँ, तो फिर ज़रूर इज्तिमाई लेवल पर हम एक तब्दीली लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी जो है इंडिविजुअल लेवल पर थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जैसे जैसे इस चीज़ पर काम होता रहेगा तो और अवेयरनेस आएगी लोगों को। थैंक यू वेरी मच। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आपने बुरसा की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, और जिस तरह से उनकी मकतूल की वालदा और सगा भाई इंतहाई कर्ब की हालत में हैं कि उनको भी 2-2, 3-3 गोलियां लगे हैं और वो भी चलने फिरने से कासर हैं, और जवान साल का हाफ़िज़ कुरान बच्चा जो है उनका मारा गया है। इस तरह के मुलजिमान से कानून किस तरह टैकल करता है, ये जानने के लिए माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम शेख साहब। इनसे जानेंगे कि एक मुलजिम के इलाके के अंदर रेपुटेशन ही ऐसी है, और मामूली सी बात के ऊपर तलखलामी हुई कि उसको लगता है कि जो कूड़ा वगैरह उसके घर के सामने फेंका जाता है वो ये फेंकते, हालांकि इसके ऊपर मोहल्लेदारों ने पहले भी सुलह सफाई करा दी थी, और वो सिर्फ इस घर से नहीं मुतअद्दिद घरों के साथ पहले झगड़ा कर चुका है। और जैसे आपने मोहल्लेदार की गुफ्तगू सुनी कि हर माड़ा, यानी जो हर गरीब शख्स है, जो दिहाड़ीदार है, दुकानदार है, उसके साथ वो यूं ही
बर्ताव करता था, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से एक जान जो चली गई और 2 जो हैं वो मौत की कश्मकश में मुब्तला। इनसे जानते हैं शेख साहब, मुलजिम के इलाके के अंदर रेपुटेशन ही ऐसी है कि वो आए रोज़ कोई ना कोई मार धाड़ करता रहता है और दुकानदारों को बिलखसूस जो ये रेहड़ियाँ वगैरह बेचारे लगाते हैं, गोश्त की दुकान, सब्जी की दुकान, उनको मारता है। क्या समझते हैं कि किस तरह कानून इनको टैकल करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये एक हम कह सकते हैं कि समाजी और माशरती मसला है कि इस किस्म के लोगों के ऊपर हमारा समाज, हमारा माशरा, जिनका ये काम है तवज्जो देना नहीं दी जाती। वो अब ये माहिर का जो नफ्सियात है हमारे, वो ये बता सकते हैं कि ऐसे लोगों की नफ्सियात क्या है और उनका इलाज कहाँ होना चाहिए। तो वहाँ से अगर मामला निकलता है आगे, तो आगे ये मामला आता है जैसे आपने इंट्रो में कहा कि उसके पहले भी इस किस्म के वाक़यात इलाके में हुए हैं और उन्होंने गरीब लोगों को डराया धमकाया है। तो फिर कानून कहाँ था उस वक्त? अगर कानून उस वक्त हरकत में आता और उसकी जो छोटे जुर्म की छोटी सज़ा उसे मिल गई होती, तो आज ये बड़ा दुख मकतूलिन को ना देखना पड़ता और ये इलाके में खौफ और हरास ना फैलता। तो ये इस किस्म के वाक़यात में कानून की भी मैं ये समझता हूँ कि हम ज़िम्मेदारी है कि वो बर वक्त एक्शन ले। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इसीलिए हमारे टैक्सेस के पैसों से जो मामला चलता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो ये ठीक कहा जाता है कि जुर्म सरजद होने के बाद नमूदार होती है, कभी डेटरेंट थ्योरी के तौर पर सामने नहीं आई कि किसी वकूए को रोक सकें और किसी बड़े सानिया को बचा सकें। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि जब वो बड़ा सानिया रूनमा हो गया है, तो अब आप कह सकते हैं कि पुलिस इन एक्शन है और मुलजिम को तलाश कर रही है। तो ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। अदालत ऐसे मुलजिमान को कैसे देखती है? जैसे जब ट्रायल शुरू होगा, अव्वल तो मुलजिम पकड़ा ही पुलिस से बड़ी मुश्किल से जाता है, और अगर मुलजिम पकड़ा जाता है और ट्रायल शुरू होता है, तो अदालत ऐसे वाक़यात को कैसे देखती है? क्योंकि वहाँ पे गवाहान जाएंगे, वो बताएंगे कि मुलजिम ऐसा ही था, मकतूल की फैमिली जो है वो बताएगी। तो अदालत का रवैया ऐसे मुलजिमान के साथ कैसा होता है जो हैबिचुअल हो गए हैं ऐसे वाक़यात? देखिए, इसमें 2 तरह के इशू सामने आते हैं कोर्ट के अंदर। एक तो ये है कि अगर मुलजिम ऐसा डिफेंस लेता है कि ये वाक़या सडन प्रोवोकेशन की वजह से हुआ, तो कानून उसके साथ नरमी का बर्ताव करता है। बेशक बंदा कत्ल भी हो, क्या बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो पहली दफ़ा वाक़या हुआ उसके साथ, कभी उसने इस तरह के क्राइम में आप शमूलियत नहीं की और उसका साबका रिकॉर्ड भी साफ़ हो, तो डेफिनेटली उससे नरमी की जाती है। और फिर आप बता रहे हैं कि उसका एक बच्चा भी है छोटी उम्र का। तो ये सारे वाक़यात और मामला जो हैं वो अदालत को ज़ेरे गौर लाने पड़ते हैं। अब इस केस के अंदर अब जबकि मैं ये देख रहा हूँ कि उलट सिस्टम नज़र आ रहा है, वो ये कि मुलजिम जो है वो ऑलरेडी इन छोटे छोटे मामला में इन्वॉल्व रहा है। उसकी हिस्ट्री हम क्लीन नहीं कह सकते। वो ऑलरेडी लोगों को, मोहल्ले के अपने अजीज़ों का जो करीब लोग थे उनको डराता धमकाता रहा और ये छोटे छोटे वाक़यात मुलव्वस रहा। तो हम ये कह सकते हैं ये सडो प्रोवोकेशन का डिफेंस मुलजिम के पास नहीं है। अब वो ये कह सकते हैं वो हैबिचुअल है और उसने अपनी दाग बिठाने के लिए, रोब दमा जमाने के लिए, या पैसा जो उसके पास अचानक आया या अभी उसके पास है उसको नमूदार करने के लिए, उसको नमूद नुमाइश के लिए उसने ऐसा किया। तो ऐसे मुलजिम के साथ जो है अदालत कभी भी नरमी का बर्ताव नहीं करती और सख्त से सख्त सज़ा की तरफ इस केस को लेके जाया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूशन अब किस मेयार की शहादत और बाकी फोरेंसिक जो रिपोर्ट्स है वो लेके आती है। तो इस मुलजिम को जो 302 हमारी ताज़ात पाकिस्तान में, उसके तहत या ये मामला क़सास की तरफ जाएगा या फिर आप ये कह सकते हैं कि शायद ताज़ीर की तरफ चला जाए। तो जो भी सूरत जैसे भी आप कह रहे थे कि सडन प्रोवोकेशन और एक हैबिचुअल, इन दोनों में फ़र्क कैसे किया जाता है? अगर एक बंदा है उसके ऊपर मुकदमा कोई दर्ज नहीं हुआ और लेकिन छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वो करता रहा लेकिन पुलिस तक बात नहीं गई, तो क्या वो उसका बैक ट्रैक काउंट होगा वो हल्के फुल्के, या उसके लिए मुकदमा दर्ज होना ज़रूरी है, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है? क्रिमिनल रिकॉर्ड होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर शहादत इस किस्म की आ जाती हैं कि ऑलरेडी वो मुलजिम जो है वो इलाके में इस किस्म की शोहरत रखता है और उसके लिए कोई एविडेंस मौजूद है कि वो जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं खड़का दरका इलाके में रखना और अपना असला की नमूद नुमाइश करना, अपने पैसे की नमूद नुमाइश करना और बाकी लोगों के साथ गैर इंसानी रवैया रखना, तो ये एविडेंस जो है इसको काउंट किया जाता है। जो हमारी अदालत है वो इस चीज़ को देखती है कि इसका साबका रिकॉर्ड क्या। सडन प्रोवोकेशन वो ऐसा मामला होता है कि इसी वाक़े को हम अगर मिसाल के तौर पर लें कि मुलजिम घर से आया, उसने कहा कि जी सामने कूड़ा किसने फेंक दिया, और वो पहली दफ़ा कूड़ा फेंका गया था या पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन अचानक ऐसा माहौल बन गया गुस्से के अंदर आके
तो उसने वो को फायर किया, और वो फायर उसने इस नीयत से नहीं किया कि उसको मारा जाए। तो ये सारी चीज़ें फिर हम कहेंगे कि सडो प्रोवोकेशन में आई। तो उसमें बेशक बंदा मर जाए तो मुलजिम को है उसको एडवांटेज मिलेगा। हम ये कहेंगे कैपिटल शायद पनिशमेंट की तरफ ना जाए, अगर एविडेंस और डिफेंस को सपोर्ट करेगा तो फिर ये उम्र कैद की तरफ या उससे लेसर पनिशमेंट की तरफ जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट उसका जुर्म है और पहले ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। और जो हालात हैं जुर्म के वो भी यही हैं कि जहाँ पर ये क्या कहा जा सकता है कि एविडेंस मौजूद है कि मुलजिम इस नीयत से नहीं आया था, वो मामला ख़त्म करने या शिकायत करने नॉर्मल आया था, लेकिन वहाँ पर ऐसा हालात हो गए। जैसे हम इसमें एक और भी चीज़ है कि आया मुलजिम अकेला आया और इस तरफ से कितने लोग ऑलरेडी तैयार थे। ये मामला अगर ऐसी कोई हचारत आती तो फिर आप ये समझेंगे स्टोरी बिल्कुल उलट हो जाएगी। शेख साहब, जैसे मोहल्ले के अंदर अभी खौफ व हरास है, कोई भी बंदा बात करने से गुरेजा है, कल को अगर अदालत में शहादतें पेश करनी है या गवाहान को लाना है तो गवाह तो पहले ही, और हमारे मुल्क में विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में तो उस मुलजिम को फ़ायदा नहीं मिलेगा जो इलाके के अंदर अपनी ये वही जो आप कह रहे हैं कि खड़ा करने का आदी होगा, तो वो तो फिर जब विटनेस नहीं होगी, शहादतें नहीं आएंगी तो केस खराब नहीं होता। तो विटनेस प्रोटेक्शन के ऊपर क्या बात? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी वक्त की अहम ज़रूरत है और इसके लिए मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि वकला हमेशा से एक लंबे अरसे से इसके लिए तगोदो कर रहे हैं। हमारी सिविल सोसाइटी कर रही है, जर्नलिस्ट कर रहे हैं, और टीवी पर आप देखें कि आप ऐसे प्रोग्राम में तकरीबन हर प्रोग्राम में विटनेस प्रोटेक्शन के ऊपर एक सवाल आता है। तो ये वक्त की ज़रूरत है, ये होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर और लॉ बनना चाहिए जो कि विटनेस को प्रोटेक्शन दे सके। अब अगर विटनेस सामने नहीं आती इंडिपेंडेंटली और वो मटेरियल सामने नहीं ला सकती तो डेफिनेटली केस जो है वो प्रोसिक्यूशन का वीक होगा। और इंटरेस्टेड विटनेसेस हम वो कहेंगे जो अगर फैमिली के सिर्फ लोग सामने आते हैं तो उसके लिए फिर मुश्किल होता है मुलजिम के ख़िलाफ़ एक ठोस केस सामने लाना, और मुलजिम इस चीज़ का फ़ायदा ले सकता है कि देखिए अगर मेरे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि मैं पहले भी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हूँ तो लेकिन इंडिपेंडेंट कोई विटनेस सामने नहीं आई, तो कानून में फिर ये रास्ता मौजूद है। और ये भी जानते हैं कि जो मुलजिम है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है, और जब बेनिफिट ऑफ डाउट की बात आएगी तो मुलजिम को दिया जाएगा, ना कि प्रोसिक्यूशन को। तो यहाँ पर ये जो मुश्किल है ये हमेशा प्रोसिक्यूशन के साथ रही है और मुलजिम इसका फ़ायदा उठाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले हमने मोहल्लेदार से गुफ्तगू की। मोहल्लेदार का आपने बयान सुना कि वो हर गरीब शख्स को मोहल्ले में तंग करता था और मुतअद्दिद दफ़ा लड़ाई झगड़ा कर चुका हुआ है। फिर मकतूल की फैमिली से गुफ्तगू की। उसकी माँ आज भी ज़ख्मी है। अपने बच्चों को बचाने के लिए आपने देखा CCTV फुटेज में किस तरह से वो दौड़ती भी आई और आखिरकार उसको भी मुलजिम ने स्पेयर ना की और 2 गोलियाँ मार दी। आपने मकतूल का भाई भी देखा, उसको 3 गोलियां लगी हुई, 3 गोलियां उसके फूले और पेट में लगी हुई और इंतहाई यानी सख्त किस्म की उसकी जो हालत है वो शदीद नाजुक है और वो भी उसका भी इलाज मुआवजा चल रहा है। और तमाम वाक़े में CCTV में देखा जा सकता है कि कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई, जबकि हमारे नफ्सियात बताती हैं कि ऐसे मुलज़िमान की रिहेबिलिटेशन, उनका इलाज मुआवजा किए बगैर उनको माशरे में रहने देना जो है वो नुकसान का मौजब बन सकता है। और हमारे कानून ने भी आपको बताया कि ऐसे शख्स जिसकी हिस्ट्री चली आ रही है उसके लिए कोई रियायत जो है वो नहीं बरती जाती। लेकिन असल मुर्दा इल्ज़ाम जो है वो इस सारे केस में पुलिस को ठहराना मुनासिब होगा कि पुलिस अगर ऐसे मुलज़िमान को पहले ही दिन आड़े हाथों ले, जब पहली उनकी शिकायत मोहल्ले में आए, ऐसे मुलज़िमान के साथ सख्ती से निपटा जाए तो उनकी कभी भी इतनी उनको हल्लाशेरी नहीं मिलेगी कि वो दोबारा ऐसा वाक़या करें। क्योंकि पुलिस मोहल्ले के ऐसे लोगों से साजबाज कर लेती है, मुबैना तौर पर उनसे रिश्वत ले लेती है और उसके बाद उनको मोहल्ले में अपना ठेका रोब दबदबा बनाने की इजाज़त दे देती, तो उनको शय मिलती और वो फिर इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि आपने देखा CCTV के अंदर कि उसने बिला खौफ व ख़तर फायरिंग की, खातून के ऊपर भी उसने फायरिंग कर दी, उसके बेटों को भी फायरिंग कर दी और बासानी भाग गया क्योंकि मोहल्ले में उसका रोब था, किसी ने भी उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं की। और IG पंजाब जो हर तरह की मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं, वो पाबंदियाँ सिर्फ इसीलिए लगाई जाती हैं कि सच और हक की बात मीडिया ना करे और ऐसे वाक़यात जो लाहौर में आए रोज़ हो रहे हैं वो सामने ना आ सके। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे वाक़यात दिखाएं जिसके अंदर पुलिस की नाअहली खुल्लम खुल्ला नज़र आती है और आज के प्रोग्राम में भी पुलिस की नाअहली जो है वो साफ नज़र आ रही है और बुरसा मोहल्लेदार तमाम उसकी गवाही भी दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्बिन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।